पॉलिटिकल फिलॉसफी वो बेसिकली एथेंस की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट है, यानी सॉर्ट आउट द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द प्लेटो सॉल्यूशन ऑफ एथेंस प्रॉब्लम, बस। और एथेंस की प्रॉब्लम क्या थी? मोरल डिक्लाइन, और कुछ नहीं। इसलिए जब थोड़ी सी बात आती है रसेल, क्रॉसमैन एंड पॉपर, ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बेसिकली क्रिटिसाइज करते हैं। पॉपर तो कहता है कि द सोसाइटी ऑफ प्लेटो वाज द क्लोज सोसाइटी, बंद समाज। अब सपोज दैट पूरी फिलॉसफी को समझना है तो एक चीज, एक सिचुएशन है रिपब्लिक, जस्टिस। जस्टिस पॉजिटिव मीन्स इज इक्वल टू एजुकेशन सिस्टम, और एजुकेशन सिस्टम इज इक्वल टू स्टेट कंट्रोलिंग एजुकेशन सिस्टम। क्लियर? कि प्लेटो जस्टिस को स्टेबल करने के लिए या न्याय को स्थापित करने के लिए जिस सकारात्मक साधन को स्थापित करता है, जिस सकारात्मक साधन को स्टेबल कर रहा है और उसमें शिक्षा को इंपॉर्टेंस देता है, उस शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण है। और राज्य के नियंत्रण में एनिमीज, कला, साहित्य, म्यूजिक सब राज्य के आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए। और यही चीज प्लेटो को फर्स्ट फांसीवादी थिंकर स्टेबल करता है, क्योंकि फांसीवाद भी स्टेट को सुप्रीम बना रहा है। फांसीवाद में लॉजिकल व्यू का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फांसीवाद में इक्वलिटी, जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ का कुछ नहीं है। फांसीवाद के संबंध में एक कमेंट कहा जाता है, सब कुछ राज्य है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं। ठीक, प्लेटो भी स्टेट को सुपरमेसी दे रहा है, और प्लेटो भी अगर स्टेट को सुप्रीम बना रहा है तो प्लेटो के स्टेट के सुप्रीम बनाने के पीछे ये नहीं है कि स्टेट के व्यू को पूरा वाइड कर दिया जाए, पूरा बढ़ा दिया जाए। प्लेटो के स्टेट या स्टेट कंट्रोलिंग सब कुछ करने का मतलब, स्टेट कंट्रोलिंग करने का मतलब कि उस आइडियल स्टेट का जो शासक है वो फिलॉसफर किंग है, और फिलॉसफर किंग होने के नाते वह ज्ञान की प्रतिमूर्ति है। और ज्ञान या जो नॉलेज है वह वर्च्यू बेस है। और वर्च्यू क्या है? हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट में रूल ना होकर क्या होगा? सोशल इंटरेस्ट में। इसलिए सोशल इंटरेस्ट के बिहाफ पर प्लेटो म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर को स्टेट कंट्रोलिंग में कर देता है, राज्य के नियंत्रण में कर देता है। और यह कहता है कि अगर राज्य का नियंत्रण नहीं होगा तो जिस ऑब्जेक्ट को लेकर, जिस आदर्श को लेकर हम आइडियल स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, वह आइडियल स्टेट कभी पूरा होगा ही नहीं। इसलिए प्लेटो के ऊपर ये ब्लेम लगाया जा रहा है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो प्लेटो के ऊपर जो ब्लेम है वो सही नहीं है। प्लेटो कभी भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, और अगर प्लेटो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दे रहा है या देता तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वह आइडियल स्टेट के जगह पर सब आइडियल स्टेट की बात करता ही नहीं। अगर प्लेटो को कोई स्वयं शासन करना होता, दार्शनिक राजा की स्थापना स्वयं करनी होती, तो प्लेटो खुद एक दार्शनिक था, एक बहुत बड़ा फिलॉसफर था, लेकिन प्लेटो खुद ये चाहता था कि हम शासन न कर सके, हम शासन नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कि हम जिस पर्पज या जिस ऑब्जेक्ट को लेकर हम शासन का एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं वह शासन न हो पाए।
दूसरी बात कि अगर हम अब शासन करेंगे तो हम अपने ऊपर उन सभी एजुकेशन या उन सभी व्यू को अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो व्यू हम दूसरे के ऊपर स्थापित। इसलिए सवाल खड़ा होता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को एक सफल शासक बना दिया, लेकिन क्या चाणक्य स्वयं शासन करता तो इतना सफल हो पाता? नहीं हो पाता। इसलिए प्लेटो भी ये चाहता है कि अगर मैं स्वयं शासन करता तो मैं वह सफलता अर्जित नहीं कर पाता जो सफलता मैं दूसरे को कर सकता। इसलिए जितने भी जो आलोचक हैं, क्रिटिसिजर हैं, वो सभी प्लेटो के ऊपर, प्लेटो की जो पोजीशन है वो सिंगल डायमेंशन में देख रहे हैं, प्लेटो की स्थिति को एक पक्ष में देखते हैं। और जब प्लेटो के एक पक्ष में देखते हैं तो प्लेटो जो राजनीति, जो पॉलिटिकल फिलोसफर को लेकर जो अपना व्यू देता है वह उसके साथ जस्टिस नहीं किया जाता। मीन्स अब एक क्वेश्चन ये भी खड़ा होता है, क्या प्लेटो जस्टिस का एस्टेब्लिशमेंट इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लेकर करता है? क्या प्लेटो कम्युनिज्म और फिलोसफर किंग का एस्टेब्लिशमेंट इंडिविजुअल इंटरेस्ट को लेकर कर रहा है? क्या प्लेटो के दर्शन यानी प्लेटो की रिपब्लिक का मूल उद्देश्य क्या व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करना है? प्लेटो कभी भी अगर व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करना है तो एथेंस के शासन व्यवस्था को क्रिटिसाइज ही क्यों करता? क्योंकि एथेंस की शासन व्यवस्था तो व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए कार्य कर ही रही थी। तो जब एथेंस की शासन व्यवस्था व्यक्तिगत हितों को लेकर कार्य कर रही थी तो उस शासन व्यवस्था की आलोचना करते समय प्लेटो, या जो प्लेटो कहता है कि वह व्यवस्था व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए स्थापित नहीं हो पाती है या व्यक्ति को नैतिक नहीं बना पा रही है, क्योंकि शासन का वह उद्देश्य होता ही नहीं कि शासन व्यक्तिगत हित में किए जाए। इसलिए शासन का हमेशा जो उद्देश्य होता है वह उद्देश्य हमेशा सामाजिक हितों को लेकर, और जब तक समाज में सामाजिक हितों की स्थापना नहीं होगी तब तक समाज में न तो एकता बनेगी और न ही सामंजस्य की स्थिति होगी। इसलिए अगर समाज में एकता और सामंजस्य को स्थापित करना है, मेंटेन द यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन इन सोसाइटी, गवर्नमेंट का रूल हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर ना होकर किस पर होना चाहिए? सोशल इंटरेस्ट पर। अब बताइए कि प्लेटो सोशल इंटरेस्ट की एस्टेब्लिशमेंट करता है तो आज से 2500 वर्ष पहले जो विचार प्लेटो देता है कि सरकार या राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य दायित्व समाज के हित या समाज में सामंजस्य को स्थापित करना, वह विचार आज भी तो है। आज कोई भी किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था, किसी भी देश का पॉलिटिकल सिस्टम हो, क्या वह पॉलिटिकल सिस्टम इंडिविजुअल इंटरेस्ट, और अगर वह पॉलिटिकल सिस्टम इंडिविजुअल इंटरेस्ट में करता है तो जनता उसे हटा देती है और उसके स्थान पर दूसरी व्यवस्था या दूसरी राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित। तो प्लेटो ने लोगों को यह मार्गदर्शन दिया और इस मार्गदर्शन यह गाइडलाइन दे दी कि राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य समाज का हित है। और उसके बाद भी अगर प्लेटो के ऊपर यह आरोप लगता है कि प्लेटो फासिस्ट थिंकर है, प्लेटो की सोसाइटी क्लोज सोसाइटी है, तो उसके योगदान को लेकर आप जस्टिस कर पाएंगे? हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्लेटो ने उस आदर्श को स्थापित करने के लिए बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक हो गया। लेकिन जैसे जैसे पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर उसे आइडियलिस्टिक व्यवस्था में कुछ कमियां दिखाई पड़ने लगी, आइडियलिस्टिक व्यवस्था में कुछ स्थितियां दिखाई पड़ने लगी, उसे लगता है कि यह आइडियलिस्टिक स्थिति बहुत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती, यानी इसकी ये रियलिस्टिक लाइफ में नहीं हो सकती। खुद जाके प्लेटो कहता है कि हम जिस आइडियलिस्टिक रिपब्लिक
में जिस जस्टिस बेस्ड आइडियल स्टेट को स्टेबल करना चाहते हैं, वह आइडियल स्टेट इस पृथ्वी पर संभव है ही नहीं। तब लॉज में जाकर उसने सब आइडियल स्टेट की बात की, और सब आइडियल स्टेट में सॉवरेंटी ऑफ लॉ, ठीक, सॉवरेंटी ऑफ लॉ, और रिपब्लिक में सॉवरेंटी ऑफ रीजन में डिफरेंस कर दिया। कानून के महत्व को उसने स्थापित किया और कहा कि विधि क्या है, विधि ही मनुष्य की सभ्यता है, मनुष्य की सभ्यता का प्रतीक है। इसलिए जिस समाज में कानून नहीं होगा वह असभ्यता का प्रतीक है, और व्यक्ति को सभ्य बनाने का काम विधि करता है, लॉ करता है। इसलिए राज्य का दायित्व है कि ऐसी विधि का निर्माण करे जिससे समाज में सभ्यता सुरक्षित रहे। और कानून, सुनना, कानून विवेक की सदमूर्ति है। जैसे फिलासफर किंग में कहता है कि दार्शनिक राजा के ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका विवेक सर्वोच्च स्थिति पर है, और उसी की प्रतिमूर्ति अगर कानून है तो कानून भी तो सुप्रीम वर्चू हो गई। इसलिए प्लेटो तो यहां तक कह देता है कि पशु और मनुष्य के बीच में अगर विभेद की स्थिति अगर कही जाए तो वह विभेद की स्थिति कानून ही करता है। जैसे अभी रेड लाइट पर पुलिस वाला ना रहे और हम आदमी ही जैसे आचरण करते हैं तो क्या कहते हैं कि देखो जानवरों की भीड़ जा रही है, तो पुलिस वाला नहीं है, इसका मतलब कानून नहीं है। तो वहां पर जो व्यक्ति के आचरण है वह आचरण जानवर से भिन्न है। इसलिए पशु और मनुष्य के बीच का जो भेद करने वाला है वह कानून ही है, और तब उसे ज्ञान होता है कि रिपब्लिक का आदर्श राज्य एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। तब लॉज में जाकर सब आइडियल स्टेट और सब आइडियल स्टेट के को लेकर सॉवरेंटी ऑफ लॉ का इस्टेब्लिशमेंट करता है। समझ रहे? इसलिए प्लेटो के दर्शन, प्लेटो की जो फिलॉसफी है, प्लेटो का जो पर्पस है वह है मेंटेन द सोशल यूनिटी, मेंटेन द सोशल डेवलपमेंट, मेंटेन द सोशल मोरलिटी, यानी सामाजिक एकता, सामंजस्य, सामाजिक नैतिकता को स्थापित करना। प्रारंभ में यह स्थापना प्लेटो विवेक के माध्यम से करना चाहता है, फिलासफर किंग के माध्यम से करना चाहता है, लेकिन जब उसे आभास होता है कि विवेक के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की स्थापना नहीं की जा सकती है, या जब उसे अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, तब वह अपनी दूसरी पुस्तक में कहता है कि विवेक के शासन के स्थान पर हम कानून के शासन की स्थापना करेंगे, और उप आदर्श राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? कानून का शासन है। ठीक, चलिए